तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के 30 ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 360 सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि उस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अब तक कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, उन सब का अपन डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा ये 18वीं क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले मैंने 17 क्लासें कंप्लीट कर दी है। जिसने भी नहीं देखी है वो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर जाकर के देख लेना। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत अपन देखो, आप सबको पता है कि मैं 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाया था, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 1000 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको शामिल कर रहा था। ठीक है, उसमें से 330 क्वेश्चन तो अपन पिछली क्लासों के अंतर्गत कर चुके हैं। जो 17 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है उसके अंतर्गत अपन 330 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन 331वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अगले 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 331वां क्वेश्चन देखो। स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का किसके साथ संबंध है। मतलब ये कहना चाहता है कि स्मृति के लिए एबिंगहास का वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण के लिए किसका संबंध है। बताओ भाई, क्योंकि स्मृति के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया था? एबिंगहास ने बताया था। और बुद्धि परीक्षणों की खोज किसने की थी? सबसे पहले वो की थी बीने ने। किसने की थी? बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों की खोज की थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि स्मृति के लिए एबिंगहास का वही संबंध है जिस प्रकार बुद्धि परीक्षण का संबंध किससे है? बीने से है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखें, अगर अपन ऑप्शनों में से देखें तो सबसे पहले थॉर्नडाइक की बात कर लेते हैं। देखो, थॉर्नडाइक के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है भाई? इनका प्रयोग का नाम क्या था? इनके सिद्धांत का नाम क्या था? वो था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। कौन सा था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसके अलावा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की एक शाखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका जनक भी इसको कहा जाता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने, जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें थॉर्नडाइक ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसका नाम था मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। कौन सा दिया था? बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके? थॉर्नडाइक के। इसके अलावा जो अधिगम के नियम दिए थे ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, वो भी किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगर अपन बात करें स्टर्न की, स्टर्न के बारे में केवल एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईक्यू की जो ये फॉर्मूला है, कौन सा वाला? एम ए यानी मानसिक आयु बटा सी ए यानी वास्तविक आयु, ये किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न ने। ध्यान रख लेना, यहां पर गुणा में क्या नहीं है? 100 नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या नहीं है? 100 नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था टर्नर ने। किसने दिया था? टर्नर ने। ठीक है, तो एम ए अपॉन सी ए किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से बने हुए अभी तक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड और इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 332। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, कौन कौन से? संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। अब देखो, ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा है, लेकिन यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये बौद्धिक विकास की बात कर रहा है, तो अपने को ध्यान रखना भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, और उसमें 4 चरण और बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सेंसरी मोटर, एक है अपना प्री ऑपरेशनल, एक है ऑपरेशनल और एक है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, मैंने आपको पिछली 17 क्लासों के अंतर्गत इतनी बार याद करा दिया है कि आपको कंठस्थ याद भी हो गया होगा कि जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने? जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। उन 4 अवस्थाओं का नाम क्या है? एक तो थी सेंसरी मोटर, एक थी प्री ऑपरेशनल, एक है ऑपरेशनल और एक है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है,
और इनकी आयु वर्ग भी याद रखनी है। 0 से 2 वर्ष हो जाएगी, फिर 3 से कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी, फिर 7 से 12 वर्ष हो जाएगी, और ये 12 प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जीन पियाजे के बारे में अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जीन पियाजे का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने अनुकूलन शब्द दिया था, एक अनुकूलन संप्रत्यय किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। स्कीमा शब्द किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। स्कीम की बात कौन करता है, जीन पियाजे करता है। और अकोमोडेशन और एसिमिलेशन की बात भी कौन करता है, जीन पियाजे करता है। और अडेप्टेशन तो ये आएगा, अनुकूलन, इसकी बात भी कौन करता है, जीन पियाजे करता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए जीन पियाजे के, तो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। अपन सभी जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रख लेना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो बंडूरा ने दिया था, और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने जब ये सिद्धांत दिया था तो इसके अंतर्गत 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कितनी अवस्थाएं बताई थी। इसके अलावा आपको आठों अवस्थाओं का नाम याद रखना है। कौन कौन सी थी, विश्वास बनाम अविश्वास थी, एक संदेह वाली थी, तीसरी पहल बनाम गलानी थी, एक परिश्रम वाली थी, फिर इसके बाद में पहचान बनाम वाली थी, इसके बाद में फिर अलगाव वाली थी, फिर घनिष्ठता वाली थी, फिर संपूर्णता वाली थी। ऐसे 8 अवस्थाओं का आपको नाम याद रखना है। और कौन सा सिद्धांत था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। और किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन किसका शिष्य था, सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। ठीक है, अगला देखते हैं भाई साहब, एक दे रखा है फ्राइड के बारे में। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्राइड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, यानी इसको बोला जाता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है भाई, इसने 3 मन बताए थे। कौन कौन से, एक तो अचेतन मन बताया था, एक चेतन मन बताया था, और एक अर्धचेतन मन बताया था। इन तीनों के बारे में किसने बताया था, यह भी सिगमंड फ्राइड बात करता है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने 3 शब्द दिए थे। कौन कौन से, इड, ईगो और सुपर ईगो। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में किसने बताया, वो भी सिगमंड फ्राइड ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एक देर का अपना कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले आपको पूछेगा कि कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, तो आपको ध्यान रख लेना नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है। यही सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन से मैंने आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बता दिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333, अधिगम अंतरण। अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर, यानी कि अधिगम स्थानांतरण का थोंडाइक सिद्धांत कहा जाता है। देखो अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत थोंडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का क्या नाम था, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या समान प्रतिरूप का सिद्धांत। कौन सा था, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, ये थोंडाइक ने दिया था। और ये किसमें देता है, ये अधिगम स्थानांतरण जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत थे, उसमें एक थोंडाइक का सिद्धांत था, उसका नाम था अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या इसको बोला जाता समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन नंबर 334 है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो सीधी सी बात है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है, यानी प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो यहां से बुद्धि लब्धि के बारे में आपको बता दूं, बुद्धि लब्धि को बोला जाता है आईक्यू, और आईक्यू का एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है MA/CA, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, अब इतना सा फॉर्मूला पूछ ले भाई किसने दिया, तो आप बता देना, स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और इंटू में अगर 100 भी कर दे, अगर इंटू में 100 भी कर दे तो ये फॉर्मूला दिया था टर्नर ने। किसने दिया था, टर्नर ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आईक्यू का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, आपको एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है कि जड़ बुद्धि जो होती है, जड़ बुद्धि के लिए आईक्यू कितनी होती है, तो 25 से कम होती है। कितनी होती है, 25 से कम होती है जड़ बुद्धि के लिए। और आपको पूछ ले भाई एवरेज बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि एवरेज बच्चे की आईक्यू कितनी होती है, तो वो होती है 90 से 110 के बीच में। ठीक है, ये होती है एवरेज बुद्धि लब्धि। और आपको पूछ ले मंद बुद्धि कितनी होती है, तो ध्यान रख लेना मंद बुद्धि कौन सी माना जाएगी भाई, 70 से कम जिसकी भी बुद्धि लब्धि होती है वो मंद बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए यहां से जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335 क्या कहता है,
कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले तो कर्ट लेविन आपने सुना होगा, एक मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन। इसने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था? सबसे पहले तो इसने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था? इसने दिया था फील्ड थ्योरी। कौन सी दी थी? फील्ड थ्योरी, यानी कि क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र सिद्धांत इसने दिया था। किसने? कर्ट लेविन ने। इसने एक फॉर्मूला भी बताया था कि अपना जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो अपना विकास होता है, वो फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? ये होता पी डॉट ई का, यानी कि पर्सन और एनवायरमेंट का, या फिर आप बोल सकते हो पर्सनैलिटी और एनवायरमेंट का फंक्शन होता है कौन? अपना बिहेवियर। ये फॉर्मूला भी किसने दिया था? ये दिया था कर्ट लेविन ने। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत पी का मतलब क्या है? तो पी का मतलब या तो पर्सन होगा या फिर वहां पर पर्सनैलिटी होगा। ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे। इसके अलावा यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, और आपको मैं पूछ लूं कि कर्ट लेविन किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक का? व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है? तो ध्यान रख लेना, ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन? कर्ट लेविन। ठीक है, और सिद्धांत कौन सा हो गया इनका? फील्ड थ्योरी हो गई, यानी कि क्षेत्र सिद्धांत हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 336 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 336 है, डैश 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जो मस्तिष्क की संरचना और हमारे कार्यों में विभेद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो बताओ भाई। तनाव, इसके अलावा दूसरा दे रखा पिछड़ापन, और एक दे रखा डिसलेक्सिया। अब देखो, डिसलेक्सिया आप जानते हो क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में कठिनाई। ध्यान रख लेना, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर लिखने में दिक्कत आती है तो उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। और उसको गणना करने में, यानी कि जोड़ बाकी करने में उसको दिक्कत आती है, उसको तो डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब देखो, यहां पे पूछ रहा है कि मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद के कारण किस, मतलब उससे कारण क्या उत्पन्न होता है? तो उसके कारण होता है तनाव। क्या उत्पन्न होता है? तनाव। ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो डिसलेक्सिया, देखो यहां पे डिसलेक्सिया भी हो सकता है, क्योंकि तनाव तो होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन ध्यान रख लेना, पढ़ने में जो कठिनाई होती है और मस्तिष्क की जो संरचना होती है, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद के कारण से कौन सा होता है? डिसलेक्सिया होता है। कौन सा होता है? डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 337। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 337 है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बताओ भाई साहब। भाई कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की आयु का, और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो ध्यान रख लेना, अध्यापक को पढ़ाते समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है वह है व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब कि बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बच्चे की अलग अलग विभिन्नताएं होती है। हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं होती है, उनको इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है, और उसका ध्यान रखना पड़ता है किसको? अध्यापक को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। पिछली 17 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान के नाम से, उसमें पिछली 17 क्लासें देख लेना। प्रत्येक क्लास में ठीक ऐसे ही मैंने 30-30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 338, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा, जब अपन मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक आती है अचीवमेंट मोटिवेशन। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है, इंग्लिश में सोचो, अचीवमेंट मोटिवेशन। मतलब कोई अचीवमेंट हासिल करने के लिए जो मोटिवेशन होता है उसी को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिल्कुल नहीं। इसके बाद में बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मजा आता है, जैसे कि जो संपन्न परिवार होते हैं ना, प्रगतिशील परिवार, जैसे अंबानी का परिवार हो गया, अडानी का परिवार हो गया, इनमें क्या होता है कि इनके विचार कैसे होते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले होते हैं। मतलब कि ये चुनौतीपूर्ण व्यवहार, मतलब कार्य करते हैं, और इनको अचीवमेंट की मतलब भूख रहती है, ऐसा काम करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने की जो मोटिवेशन होता है उसी को उपलब्धि अभिप्रेरणा
कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339। ये क्या कहता है, मानव विकास क्या है? बताओ भाई, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या फिर दोनों है, या फिर इसको मापा नहीं जा सकता? ठीक है, तो बताओ भाई। हम सभी जानते हैं कि जब अपन पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं बाल विकास, उसमें एक तो होती है वृद्धि और एक होता है विकास। तो जब अब हम बाल विकास वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक तो बात करते हैं वृद्धि की और एक बात करते हैं विकास की, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो ध्यान रख लेना, जो वृद्धि होती है ये वो केवल और केवल क्या होती है, मात्रात्मक होती है। केवल और केवल क्या होती है, मात्रात्मक होती है। और जो विकास होता है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ध्यान रख लेना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है कौन, विकास। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 व 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। इसके अलावा विकास का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डी बराबर होता है एच इंटू ई, यानी कि हेरिडिटी और क्या होता है, एक एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कौन होता है, वो होता है विकास। ध्यान रख लेना, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे देता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन नंबर 340 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है, साइंस की एक शाखा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है साहब, कुछ समायोजन का निराकरण करना, बिल्कुल साहब। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही इसके उद्देश्य होते हैं। कुछ समायोजन का निराकरण करना भी इसका ही होता है, मानसिक स्वास्थ्य का ही। ठीक है, और बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य होगा ही सही। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। भाई अपने को प्रेशर कम करना है और परीक्षा में सफल भी होना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कि कम टाइम की जो एग्जाम होती है उसमें ट्रांसफर कर दो, या फिर विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराओ, या फिर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराओ, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करो। तो देखो, एजेंसियां स्थापना करने से कुछ नहीं होगा, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं से कुछ नहीं होगा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। ध्यान रख लेना, अगर आपको प्रेशर कम करना है और परीक्षा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है कि अपने जो एग्जाम की ड्यूरेशन है उसको क्या कर दो, कम कर दो। कम अवधि की परीक्षाओं में उसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तभी उसका दबाव कम हो सकता है और परीक्षा में सफलता हासिल हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण क्या है? भाई सबसे अधिक, देखो अपन सभी जानते हैं कि विकास की कई अवस्थाएं होती है, उसमें शैशवावस्था भी होती है, पूर्व बाल्यावस्था भी होती है, बाल्यावस्था भी होती है, किशोरावस्था भी होती है, प्रौढ़ अवस्था भी होती है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जटिल सामाजिकरण, सबसे ज्यादा गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था के अंतर्गत होता है? तो ध्यान रख लेना, किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के दौरान बालक सबसे ज्यादा समाज सेवा करने की कोशिश करता है। ध्यान रख लेना, किशोर अवस्था के दौरान सबसे ज्यादा सामाजिकरण होता है, यानी कि जटिल और गहन सामाजिकरण होता है। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। आगे बढ़े, अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 343। देखो, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब मैंने आपको भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर। कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है, और उसकी आयु वर्ष क्या है? 0 से 2 वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किस चीज से सबसे बेहतर सीखता है? तो ध्यान रख लेना, इसमें इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, क्योंकि नाम ही क्या है अवस्था का? सेंसरी मोटर। कौन सी है? सेंसरी मोटर, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बच्चा सीखता है वह कौन सी अवस्था में आता है? वो आता है अपने सेंसरी मोटर स्टेज में, शुरू के 0 से 2 साल के बीच में। तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। इसके अलावा अमूर्त तरीके से किसमें सीखेगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344 क्या कहता है? देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 344 है, रोसर्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, रोसर्क परीक्षण क्या है? एक टेस्ट है। ठीक है, इसके बारे में अपने को क्या करना है? गलत कथन बताना है। रोसार्क परीक्षण एक
अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। बिल्कुल सही बात है, प्रक्षेपी परीक्षण तो है। रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ये व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच नहीं करता है। ठीक है, तो ये कतई गलत हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 345, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 345 है, कोल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैश्य है। कोल रोजर्स एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार कुसमायोजन का आधार किसको बताया गया? वैश्य में है। इदम तत्पराम के मध्य, वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य, स्व तथा वातावरण के मध्य, अचेतन तथा चेतन के मध्य। तो ध्यान रख लेना, कोल रोजर्स के अनुसार जो कुसमायोजन का आधार है वो क्या है? वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। किसके मध्य? वास्तविक और आदर्श के मध्य। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346 यानी कि 346, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? मतलब व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांत आप सबने पढ़ रखे होंगे भाई। व्यक्तित्व के कुछ प्रारूप सिद्धांत थे, प्रकारात्मक सिद्धांत थे, उसमें सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? तो देखो, शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। अगले देखते हैं अपन, अगला ऑप्शन है शरीर विन्यासों का वर्गीकरण। अगला दे रखा प्रारूपी अभिलक्षण, और डी ऑप्शन है मन शारीरिक उपागम। तो ध्यान रख लेना, इसमें क्या आता है कि व्यक्तित्व प्रारूप के जो सिद्धांत है उसकी सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? वो है शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। शरीर विन्यास और स्वभाव में संबंध क्या है? सबसे पृथककारी विशिष्टता है किसकी? व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांत की। क्योंकि अपन जब व्यक्तित्व के प्रकारात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले शरीर की संरचना के आधार पर ही आपकी क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण, प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। इसके बाद में फिर शेल्डन ने किया था, क्रेस्मर ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347, और बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन से अपन बोल देंगे ये तो तेज सीखता है, ये धीमा सीखता है। जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ठीक है साहब। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक है साहब। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। देखो, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा करके पूछा गया है। मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह होता है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, मतलब कि उससे वो अपना जीवन चला सके। और यहाँ पे भी यही बात की गई है कि जीने के लिए शिक्षा, जीने के लिए उसको उचित शिक्षा देना हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मतलब जब अपन बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि इस शिक्षा के द्वारा बच्चे का व्यवसायिक जो शिक्षा है वो ग्रहण होती है नहीं होती, या उसका जीवन जीने के लिए उसकी शिक्षा है या नहीं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली 17 क्लासें नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। आज अपनी ये 18वीं क्लास है और कल सुबह 7 बजे आपको 19वीं क्लास मिलेगी। डेली सुबह 7 बजे अपने इस चैनल पर साइकोलॉजी की क्लास लगती है और एग्जाम के दिन तक लगती रहेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे में किशोर अवस्था के दौरान बहुत ज्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से उसको समायोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, तो किशोर अवस्था में बच्चे की कौन सी समस्या का सामना करते हैं? समायोजन की समस्या का सामना करते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? भाई परीक्षा जब ले रहे हो तो विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ पर आधारित, भाई उसके मेमोरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होने चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ और विषयगत होने चाहिए, या फिर समझ और अनुप्रयोग पर आधारित होने चाहिए, या फिर केवल और केवल वस्तुनिष्ठ होने चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ध्यान रख लेना, परीक्षा लेते समय परीक्षार्थियों से कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी अनुप्रयोग आधारित, यानी कि जो उनके दैनिक जीवन में जो काम आने वाले प्रश्न हैं ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए ताकि वो अपने दैनिक जीवन में भी उनको अपना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350। देखो साहब,
क्वेश्चन नंबर 350 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, किसको बेहतर मानते हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्राथमिक विद्यालय का मतलब कितना हो गया, जो छोटी क्लासें होती है उनके लिए कौन सा सबसे बेहतर तरीका होता है। तो ध्यान रख लेना, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव होता है वही सबसे बेहतर होता है। क्या होता है, सबसे बेहतर होता है। भाई बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का नकल करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए सबसे बढ़िया होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। देखो साहब, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा कौन से बच्चों को दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडक्राफ्ट है वह कौन से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो देनी चाहिए मंदी बुद्धि वालों को, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प जो हैंडक्राफ्ट होता है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार करने में इंटरेस्ट रखते हैं, दोहराने पर इंटरेस्ट रखते हैं। तो मंद बुद्धि वाले बालकों को सबसे ज्यादा हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन जीने में सफल हो सके, ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352। क्या कहता है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। भाई अपन सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति अलग अलग है, तो उनमें जो विभिन्नता होती है वो किस कारण से होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण से, जन्मजात विशेषताओं के कारण से, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण से। ध्यान रख लेना, व्यक्तियों में ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण से। तो ध्यान रख लेना, देखो अपन कई बार सोचते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके आनुवंशिक लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति की विभिन्नता किस किस चीज पर डिपेंड करती है, वंशानुक्रम पर तो करती है, साथ में वातावरण के बीच में भी करती है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी के कारण से प्रत्येक बच्चे में भिन्नता उत्पन्न होती है। तो आपको पूछ ले व्यक्तिगत विभिन्नता किसके कारण से होती है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण से होती है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। देखो ये व्यक्तित्व की एक परिभाषा है, ठीक है, पर्सनैलिटी वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं उसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है। तो यहां पर बोल रहा है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व कहलाता है। ध्यान रख लेना, ठीक है। व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था, आलपोर्ट ने दिया था। और इसी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक है, कौन है, केटल ने कौन सा, कितने पीएफ बताए थे, कितने पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे, वो बताए थे 16। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और व्यक्तित्व का प्रकारात्मक प्रकारों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, वो किया था हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अपन क्या करेंगे कि आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल सुबह 7 बजे जो 19वीं क्लास होगी उसके अंतर्गत में मैं ठीक ऐसे ही 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि एग्जाम तक आपके डेली ये क्लास लगभग आधे घंटे की होती रहेगी और 30-30 क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर के पढ़ते रहेंगे। आपने पूरी क्लास ढंग से देखी हो तो आपको पता चल गया होगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड वो सारे बता रहा हूँ, जिससे उससे क्या होगा, बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी में आप एग्जाम में 30 में से 25 प्लस आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर क्वेश्चन हैं उनका अगर आप ढंग से एनालिसिस कर लेते हो, यानी कि उस क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर उसको एनालिसिस कर लेते हो तो आराम से आप 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। पिछली 17 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर जाना, वहां पर मनोविज्ञान के नाम से आपको एक क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप लाइन से जाकर के 1 से लेकर के 17 क्लासें देख लेना। आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको यह मान लो कि साइकोलॉजी कंठस्थ याद भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे 19वीं क्लास के साथ में। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होती है उसको दबा के रखना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।